हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इस बार हम पढ़ेंगे माध्यम एवं प्रविधियों के बारे में। देखिए, इसी के बारे में हम डिटेल से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ है। नॉर्मली ये पूछ लेता है कि जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में हुआ है। और कब हुआ है? 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक, अब देखिए, जल रंग चित्रण के पितामह कौन कहे जाते हैं? सेंट बाई। ठीक, कौन कहे जाते हैं? सेंट बाई। किसके? जल रंग चित्रण के। इसको जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर आर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल रंग के कौन थे, तैल रंग के कौन थे। तो जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं? सेंट बाई। तो इसको आप याद करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से याद कर लीजिए कि जल रंग, ठीक है, जल को अगर हम सैंड में हम डालेंगे, सैंड मतलब क्या होता है? बालू। ठीक है, अगर हम जल को बालू में डालेंगे तो बाइंड मतलब बंधना, वो बंधेगा नहीं। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा कि हाँ, जल रंग को मैम ने क्या कहा था कि सैंड में डालना है। बालू के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड कहते हैं। ठीक, तो जल रंग के पितामह कौन हो गए? सेंट बाइंड हो गए। ठीक, चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? तो जल एवं तैल, दो रंगों का माध्यम यूज होता है नॉर्मली, जल और तैल। जल रंग किस किस रूप में मिलता है? तो ट्यूब, टिकिया तथा शीशी मिलता है। ये हालांकि पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। जल रंग के लिए किस प्रकार की धरातल उपयुक्त होती है? तो खुरदुरा। ये इम्पोर्टेंट है। जल रंग में धरातल क्या होनी चाहिए? खुरदुरा। तो जल रंग धरातल, उसके बाद आगे डाल दीजिएगा खुरदुरा। ठीक, जल रंग के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? तो मोटा। जल रंग क्यों? क्योंकि जल रंग है, जल हम डालेंगे किसी भी चीज़ में, अगर हम पानी डालेंगे तो पीछे साइड में वो पूरा जो है दिखने लगता है, और मोटा रहेगा तो नीचे जो है उसका पानी जो रहता है, क्योंकि जल रंग में पानी रहता है नॉर्मली, ठीक है, और कलर रहता है। अगर कागज़ पतला रहेगा तो नीचे चला जाएगा, अगर मोटा रहेगा तो जल को वहीं पे ऑब्जर्व कर लेगा बीच में ही। इसीलिए जल रंग के लिए मोटा कागज चाहिए। ठीक, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी होती है? सेवल की होती है। जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जल रंग के लिए कौन कौन से धरातल, ठीक है, धरातल प्रयोग होते हैं। तो कौन से होते हैं? कैंट होते हैं, फेब्रियानो, ठीक है, साइंडर्स, कार्ट्रिज और व्हाइटमैन। ये सारे नाम हैं, ठीक है, जिस चीज़ में हम चित्र बना सकते हैं, यानी कि जल रंग को हम पेंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। हालांकि पूछता नहीं है ये सब। ठीक है, व्हाइट्समैन कागज़ कहाँ का उत्पन्न है? तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं ना। ठीक है, तो व्हाइट्समैन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, जे व्हाइट्समैन कंपनी का। ठीक है, व्हाइट्समैन दोनों तो एक ही हैं। निर्माण की दृष्टि से रंग कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कार्बनिक वर्ण और अकार्बनिक वर्ण। कार्बनिक कौन से होते हैं? रसायन जिसमें होते हैं, पशु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक मतलब खनिज वर्ण। ठीक, कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में पूछता है थोड़ा। ठीक है, जल रंग के किस प्रकार कार्य करते हैं? तो लाइट टू डार्क, यानी कि पहले लाइट कलर होता है, उसके बाद फिर उसमें डार्क कलर से होता है। मतलब पहले लाइट शेड किया जाता है, उसके बाद डार्क शेड किया जाता है। और तब की जो तैल रंग है, इसे में जस्ट अपोजिट है, पहले उसमें डार्क किया जाता है, फिर उसमें लाइट किया जाता है। तो जल रंग चित्रण में वाइट लाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं, यानी कि कागज़ को सफ़ेद करके छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? तो सफ़ेद रंग। जल में अगर हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो क्या होगा? उसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तकनीक की दृष्टि से जल रंग में कितनी श्रेणी होती है? दो होती है, पारदर्शक और अपारदर्शक। तो पारदर्शक में क्या होगा? वाश, ग्लेजिंग, आला प्राइमा, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जैसे हम पेंट कर चुकते हैं उसके बाद फिर उसमें हम लगाते हैं ताकि उसमें जो है चमक आए, इसीलिए पूरे पारदर्शी होता है। अपारदर्शी में क्या हो गया? स्लेटिंग, स्क्रबिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा वॉश आदि। हालांकि पारदर्शी पूछा तो नहीं है अभी तक फ़िलहाल तो, लेकिन फिर भी माइंड में एक बार रखिएगा ताकि अगर कभी आए तो थोड़ा सा क्लिक रहे कि हाँ ये चीज़ था। कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगा पट्टी द्वारा ड्राइंग ब्रश से चिपकाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? माउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटिंग। ठीक है, गोंद मिश्रण अपारदर्शक रंग को क्या कहते हैं? तो ग्वास कहते हैं। ठीक है, गोंद मिश्रण को अपारदर्शक रंग को क्या कहते हैं? ग्वास कहते हैं।
और टेक्सचर क्या है, तो टेक्सचर होता है धरातल के एक गुण हैं जो दो प्रकार के होते हैं। टेक्सचर मतलब धरातल का गुण, जैसे मैं बोली थी ना, जो धरातल जो होता है, जो ज़मीन होती है, ठीक है। टेक्सचर मतलब आप याद रखिएगा टाइल्स, ठीक है। टाइल्स कैसे कैसे गुण होते हैं, हालांकि टेक्सचर मतलब ये नहीं होता, टेक्सचर मतलब गुण ही होता है उसका, लेकिन याद रखिएगा कि टेक्सचर होता क्या है, ठीक है। धरातल का गुण होता है, धरातल मतलब ज़मीन में क्या होता है, हमारे टाइल्स होती है, ठीक है। तो टाइल्स को ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम और प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जैसे कैनवास हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़, ये सारे धरातल हो गए, ठीक है। अप्राकृतिक मतलब प्राकृतिक में क्या हो गए, लकड़ी, पत्थर, ये जैसे इंसान ने नहीं, मानव ने बनाया। कृत्रिम मतलब जो हम लोगों ने बनाया, जैसे कैनवास मैन मेड है, कपड़ा मैन मेड है, कागज़ मैन मेड है, मतलब इंसान ने बनाया है इसको। जल रंग चित्रण के लिए एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर पुनः धोना, क्या कहलाता है, वॉश चित्रण कहलाता है। यानी कि जल रंग के चित्रण को विधा है जिसमें रंग को धरातल पर लगाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसे धोते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर धोते हैं, फिर कलर करते हैं, ठीक है। उसी का क्या कहते हैं, वॉश चित्रण कहते हैं। तो वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है, बंगाल स्कूल जो है वो वॉश चित्रण जो है उसी के लिए जल रंग, ठीक है, जल रंग वॉश चित्रण है। तो बंगाल स्कूल जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है। हम आगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे हर एक के बारे में तो तब हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। तो वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है, बंगाल स्कूल से। वॉश पेंटिंग का रंग योजना कैसी है, धूमिल है, कैसी है, धूमिल। वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो अविनाश ठाकुर, ठीक है। यही ने जो है बंगाल स्कूल वगैरह यहाँ पे यही लोग रहते थे, इनके साथ कई लोग रहते जो हम समकालीन चित्रकार हैं उसमें हम इनके बारे में डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे कि कहाँ जन्म हुआ, कैसे क्या था। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था, तो आइक बंधुओं ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि तैल रंग का आविष्कार किसने किया है, तो आइक बंधुओं ने, ठीक है। तैल रंग को किसने किया था, आइक बंधुओं ने। अब देखिए आइक ने 13वीं-14वीं शताब्दी में इटली में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तैल चित्रण के लिए ध्यान दीजिएगा, जो वॉश चित्रण है उसको किसने किया था, जो वॉश चित्रण है उसको क्या था, सैंड बाइंड, याद है जो जल रंग था, सैंड को बाइंड नहीं किया जा सकता है। और तैल चित्रण को किसने किया था, आइक बंधुओं ने, ठीक है। तो तैल चित्रण को किसने किया था, आइक बंधुओं ने, ठीक। तैल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है, खुरदुरा। तैल चित्रण के लिए खुरदुरा, क्योंकि प्लेन रहेगा तो तैल चित्रण क्या है, फैल जाएगा पूरा, खुरदुरा रहेगा तो सूखेगा वो। तो तैल चित्रण हेतु किन तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रिसल, सेबल तुलिका, सेबल उसमें भी था जो आपका जल रंग था, तैल रंग में भी आपका, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रिसल भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो तैल चित्रण का माध्यम क्या है, तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश, ठीक है। तैल चित्रण जब हम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है तारपीन का तेल, और ये सब किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो तैल रंग है उसको जो है गाढ़ा रहता है, ठीक है। तो उसको हल्का करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम तेल मिला करके उसको जो है लाइट करते हैं ताकि हमारा कलर और अच्छे से उभर करके और साथ में चमकीला हो। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निशिंग का नाम क्या है, कोपाल वार्निशिंग, ठीक। अलसी का तेल और तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए, तो आधा तारपीन का तेल होना चाहिए, आधा अलसी का तेल होना चाहिए। चित्र पर वार्निशिंग कब करनी चाहिए, जब चित्र पूरी तरह से सूख जाए तब करनी चाहिए। तैल रंगों को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पैलेट नाइफ का, ठीक है, जो पैलेट नाइफ होता है, हालांकि पूछेगा नहीं। कलर प्लेट को जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, डिपर कहा जाता है। डिपर का इस्तेमाल किस चित्रण के लिए करते हैं, तो ये होता है तैल चित्रण के लिए होता है। तैल चित्रण को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको ईजल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईजल। तैल रंग में किस प्रकार का कार्य होता है, डार्क टू लाइट। ध्यान दीजिएगा, जल रंग में लाइट टू डार्क, तैल रंग में डार्क टू लाइट, यानी कि पहले गाढ़ा रंग करते हैं फिर उसके बाद हल्का हल्का रंग किया जाता है। जिंक वाइट तथा फ्लैक वाइट में अधिक घना क्या है, फ्लैक वाइट। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं, तारपीन का तेल, यानी कि चीड़ के पेड़ से जो लीसा प्राप्त होता है, यानी कि जो उसके छाल होते हैं, छाल से जो बूंद निकलती है उसको क्या कहते हैं, तारपीन का तेल कहते हैं।
तेल चित्रण की तकनीक क्या है? स्क्रबिंग, ड्राइंग तथा ब्रोकन कलर, ड्राई ब्रश होता है तथा ब्रोकन कलर, ये इसके नाम है। तो तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक। क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक। कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि आपको हिंदी में भी वही मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तेल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? चारकोल स्टिक, जो ब्लैक कलर की थोड़ी सी होती है चारकोल स्टिक, ठीक है। टहनियों को जला देते हैं ताकि उसमें ब्लैक कलर का, जैसे टहनी को जला देते हैं तो आगे ब्लैक कलर हो जाता है, तो उसी से पूरा का पूरा तेल चित्रण में जो है उसी से रेखांकन किया जाता है। देखिए, सूखे रंग के कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चारकोल, अमरूद और इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल या कोयला आदि, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद स्टेम, ये 2 प्रकार के होते हैं, ड्राइंग और ऑयल। तो सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, फालतू की चीज़ें। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज उपयुक्त होता है? तो इसके लिए भी खुरदरा होता है। अभी हमने किसके बारे में? जल रंग के बारे में पढ़ा, तेल रंग के बारे में पढ़ा। अब हम पेस्टल रंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिक्सेटिव, ठीक है। फिक्सेटिव का प्रयोग किस रंग में किया जाता है? तो सूखे रंगों में किया जाता है। किस प्रकार के चित्रों को कांच का फ्रेम करके रखाया जाता है? तो जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन तथा पेस्टल, जितने भी रंग होते हैं सबको हम कागज़ पे, मतलब चित्र हम बना करके उसके ऊपर हम कागज़ का फ्रेम डाल करके हम रख सकते हैं। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो पेस्टल रंग नाइफ से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पेस्टल रंग होते हैं नाइफ से लगाए जाते हैं, इसके लिए आपको तुलिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक्रेलिक चित्रण कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो 1920 से अमेरिका के लैटिन ग्रुप के द्वारा होता है। एक्रेलिक कलर किससे होता है? तो अमेरिका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका लैटिन ग्रुप के द्वारा। एक्रेलिक क्या है? यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तेल दोनों में इस्तेमाल होता है। एक्रेलिक में सबसे आधुनिक रंग कौन सा होता है? तो एक्रेलिक रंग, मतलब आजकल लोग एक्रेलिक रंग भी यूज़ करते हैं। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम में प्रयुक्त होते हैं? तो ग्लास, मैट, जेल, ये सब यूज़ होते हैं। एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैस का, जिससे आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जा सकता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। एक्रेलिक रंगों को कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता है? सफ़ेद को छोड़कर बाकी 3 रंगों को नहीं मिलाया जा सकता चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तो तेल रंग, टेम्परा रंग, एक्रेलिक रंग, ये भी चीज़ नहीं पूछा जाता है। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। टेम्परा चित्रण जो है वो जिप्सम ग्राउंड, कैसिंग ग्राउंड या फिर इनामेल लगी धातु की प्लेट पर, ठीक है, चित्रण किया जाता है। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तुली का प्रयोग लाई जाती है? तो सैबल तथा विसिल, यही आपका जो है वो तेल रंग में भी था सेम, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी यूज़ हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। टेम्परा चित्रण से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो अंडा, गोंद तथा ग्लेसिन रंगों को स्थायी बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। एक परत में कार्य किन रंगों के द्वारा होता है? तो पेस्टल रंग होता है, ठीक है। क्विज गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिका क्या कहलाती है? तो फिल्बर्ट तुलिका कहलाती है। धरातल पर भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसको कोलाज तो बहुत आसान है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि कोलाज, तो इसमें क्या होता है मालूम है? जैसे कागज़ है ना, न्यूज़पेपर, उसके ढेर सारे टुकड़े फाड़ फाड़ के कर लेते हैं, उसके बाद उसी को चिपका करके पूरा एक चित्र बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है कोलाज, ठीक है। जहाँ पे कोलाज मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि भाई आप पेपर को फाड़ के फिर आप चित्र बना रहे हो, उसको आप शेप दे रहे हो, इसीलिए कोलाज, ठीक। तो कोलाज ध्यान दीजिएगा। अब चित्रों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग पैलेट कहते हैं। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? ग्राफिक कहते हैं। एचिंग क्या होता है? ग्राफिक की छपाई की पद्धति होती है। ग्राफिक सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? मिस्र में, इम्पॉर्टेंट है। भारत में छापाकल की शुरुआत किसने की थी? राजा रवि वर्मा
आगे हम रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है, तो एचिंग, वुड कटिंग तथा एनग्रेविंग आती है। ग्राफिक की तकनीक क्या होती है, रिलीफ, इंटाग्लियो तथा फ्लैट। वुड कट क्या होता है, लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वुड कट। एचिंग के प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं, इंटाग्लियो कहते हैं। एचिंग के प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट की किस एसिड के घोल पर रखा जाता है, नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये है कि हो सकता है ये आए, ठीक है। तो एचिंग के प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में रखा जाता है, तो नाइट्रिक एसिड में। एचिंग के कॉपर प्लेट को कितने प्रिंट में बनाया जाता है, लगभग 1000। एक प्लेट से कई हज़ार बन सकते हैं। एचिंग की प्रिंटिंग के समय कागज़ कैसा होना चाहिए, तो किंचित, ठीक है, किंचित नम, यानी कि थोड़ा नम कागज़, यानी थोड़ा गीला कागज़ होना चाहिए। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा, लिथोग्राफी की 18वीं शताब्दी में अलाय सेनफेल्डर ने की थी। किसने, सेनफेल्डर ने की थी, ठीक, इसकी लिथोग्राफी की खोज, ठीक है। लिथोग्राफी जो है हमारे राजा रवि वर्मा, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, ये एक तरह का प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि छापा कल जिसे बोलते हैं, कि मतलब जिसे हम प्रिंट करके कई सारी कॉपियों में निकाल सकते हैं, वही चीज़ है। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं, तो उसको हम तकनीक कहते हैं। कैनवस क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे भूमि बंधन कहते हैं। जैसे जो फ्रेम देखे हैं, जो फ्रेम ऐसे करके ऐसे बना रहता है, यहाँ पे लकड़ी का रहता है, यहाँ पर जो कपड़ा रहता है, कपड़े को अच्छे से हम कस देते हैं, फिर उसमें हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे मार्केट वगैरह में मिलता है, ऐसे गोल रहता है, गोल रहता है या फिर चौकोर रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, साथ में एक और लकड़ी का रहता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले कपड़ा रख देते हैं, फिर उसके ऊपर से ये वाला जो दूसरा वाला लकड़ी का फ्रेम है उसको हम इसमें रख देते हैं, और यहाँ फिर नट रहता है उसको हम टाइट कर देते हैं, और कपड़े को अच्छे से खींच देते हैं ताकि बीच में लूज ना रहे। उसके बाद हम इसमें पेंटिंग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, भूमि बंधन। तो भूमि बंधन की क्रियाएँ कौन कौन सी होती है, साइजिंग और प्राइमिंग। इंटेग्लियो की वह तकनीक जो जल रंग के समान प्रभाव उत्पन्न करती है क्या कहलाते हैं, तो उसको एक्वाटेंट कहलाते हैं, ठीक है। दो रंगों की कोमलता पूर्वक कैनवस पर ब्रश मिश्रित करने को क्या कहते हैं, तो इसको ब्लेडिंग कहते हैं। बिना किसी मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोज़ाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं, तो उसको ब्रोकन कलर कहते हैं। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया था, तो कॉन्स्टेबल ने किया था। किसने, कॉन्स्टेबल। ये जो है विदेशी चित्रकार हैं, अपने भारत के नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने चित्रों में किया था। ये पाश्चात्य कलाकार हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ब्रोकन कलर का प्रयोग इन्होंने कहा किया था, ठीक। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से या स्ट्रॉ की सहायता से फूंक मारना कलात्मक पोत की रचना को क्या कहते हैं, ब्लोन ब्लाउटस। ब्लोन मतलब क्या होता है, फूंक मारना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रंगों की बूंदों के धरातल पर जो मुंह से फूंक करके उसका शेप बनाते हैं, ठीक है। तो मुंह की अगर बात आएगी कि बूंदों को, ठीक है, मुंह की सहायता से फूंकना, तो उसको क्या बोलते हैं, या फिर स्ट्रॉ में देखेंगे पानी नीचे रख दो, उसके बाद स्ट्रॉ से फूंक मारो तो देखो पानी अपने आप कभी इधर शेप में जाएगा, कभी इधर शेप में जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लोन बाइटस। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों की तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं, ड्राई ब्रश। यानी कि कलर ना हो उसमें सीधा ऐसे ब्रश से सिर्फ किया जाए तो उसे बोलेंगे ड्राई ब्रश। तुलिका नाइफ या स्पैक्टुला की सहायता, स्पैक्टुला क्या होता है, नाइफ की तरह ही होता है, सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पेस्टो। क्या कहा जाता है, इम्पेस्टो, ठीक। अब देखिए, गाढ़े रंगों को लगाने के बाद, ठीक है, किसी वस्तु को जैसे नाइफ, कंघी आदि से दबाकर पोत का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रिंट कहते हैं। सूखे हुए कठोर ब्रश
अथवा टूथब्रश से रंगीन धरातल पर उंगलियों के अपभ्रंश के स्प्रे करने को क्या कहते हैं। जैसे ब्रश है, सपोज ये मान लीजिए आपका ब्रश है, ठीक है, इसमें कलर आपने डाल दिया, उसके बाद बढ़िया ब्रश को ऐसे ऐसे करोगे ना तो उसमें से देखो छोटी छोटी बूंदें बाहर आती है, तो उसी को ऐसे करके पूरा बना के पूरा वो करते हैं। जैसे इसको नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चित्र बनाया, यहाँ पर सपोज आपको लड़की का चित्र बनाया, तो लड़की का चित्र, लड़की का एक जो फ़ोटो है, ठीक है, उसके हाथ पर सब कटिंग करके यहाँ पे इसको लगा दिए। उसके बाद ये हमारी धरातल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइट पेपर से इसको ढक दिया, तो ये ढका है। बाकी आप ब्रश से ऐसे छिड़क के पूरा का पूरा इसमें ऐसे बिंदी सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बूंदें रहती हैं, बूंदों से बिंदी पूरा आ जाता है। और जब इसको खोलेंगे तो सिर्फ ये लड़की का चित्र आपको अलग से इसी को दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रे पेंटिंग। ठीक, अब देखिए इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने किया था। ठीक है, अब देखिए क्रेयान से बने चित्रों को कौन सी वार्निशिंग का प्रयोग करते हैं? डामर वार्निशिंग। क्रेयान कौन से होते हैं? जो आपके मोम कलर होते हैं, उसे नॉर्मली हम क्रेयान कलर कहते हैं। ठीक है, रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शी परत लगाने पर जिसके नीचे की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्रों को एक ही बार में पूरा करने को हम क्या कहते हैं? आला प्राइमर। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र कहते हैं। यानी कि जनसाधारण के जीवन, यानी कि जो जीवन के चित्र, मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ की जो चित्र रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं? जेनर चित्र कहते हैं। कठोर किनारे को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने के प्रयास, उसको क्या बोलते हैं? स्फूमेटो। क्या कहा जाता है? स्फूमेटो। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश को ध्यान में रखकर चित्रण करने को हम क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करने को क्या कहलाता है? मिश्रित माध्यम। मतलब एक ही माध्यम से, मतलब एक ही माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हम कई माध्यम से, उसमें अगर एक चित्र है जैसे उसमें हम कई माध्यम से प्रयोग कर दिए तो वही हो गया मिश्रित माध्यम। तो जाहिर सी बात है एक से अधिक है तो मिश्रित तो होगा ही। ड्राई ब्लेडिंग करने के लिए कागज़ को कसकर लिपेट कर पेंसिल के आकार पर टूल बनाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? टार्चर। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या बोलते हैं? नाइफ पेंटिंग, क्योंकि ब्रश छोड़ करके हमने नाइफ का यूज़ किया। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाने मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को हमने क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण कहा। देखिए मास्किंग टेप किसे कहते हैं? धरातल जैसे उस पर वैसे ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है तथा रंग हो जाने के बाद उसे उतार दिया जाता है। जैसे मास्किंग टेप, जैसे ये हमारा सपोज चित्र है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में हमने क्या लगा दिया? इसमें हमने मास्किंग टेप लगा दिया, तो हमारा क्या होगा? पेड़ पूरा ढक है। उसके बाद बाकी जगह हमने कलर रोलर कर दिया है, जो हमारा कलर है, तो हमारा जब हम मास्किंग टेप हटाएंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ पे खाली छूटेगा, बाकी पूरा ये भरा रहेगा। रंग को कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीक क्या कहते हैं? फ्राटोस कहते हैं। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जब हम कलाकार के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि उन्होंने किस पद्धति का यूज़ करके चित्र बनाए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पद्धति को क्या कहते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा रहेगा, आपको वहाँ नहीं लिखेगा दिया रहेगा कि रंग को कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीक का क्या कहते हैं, वहाँ पे सीधा रहेगा कि उन्होंने इस तकनीक का उपयोग किया था अपने चित्र में, तो आपको पता होना चाहिए। अब आ गया सिगरेटो का विकास कब हुआ? 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप के लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, तो यूरोप से सिगरेटो हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली रंग की परत को खुरोचना, नीचे वाली रंग की परत को खुरोचना, उसको क्या कहते हैं? सिगरेटो। ठीक है, सिगरेटो जिस टूल से प्रथम अंकन किया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टाइलस। क्या कहा जाता है? स्टाइलस। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? जल रंग। यानी कि अगर हम स्टूडियो के बाहर जल रंग कोई कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा जल रंग। धातुओं के रंग कब बनाए गए थे? 18वीं शताब्दी में। प्रागैतिहासिक कला में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे? उसमें ये सब कलर तो नहीं हुए थे, तो क्या था? गेरू, खड़िया, कोयला, ठीक है,
यही सब थे, ये नेचुरल कलर हैं, ये आराम से मिल जाते थे, इसीलिए यही यूज़ करते थे। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्रण के लिए परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से प्रारंभ हुई? अजंता से, यानी कि अजंता से जो है भित्ति चित्र में बनने शुरू हुए। भित्ति चित्रण की तकनीक कौन कौन सी है? टेम्परा, सिगरेफिटो और फ्रेस्को। फ्रेस्को किसे कहते हैं? भित्ति चित्रण की विधा को कहते हैं। भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेस्को, फ्रेस्को मतलब जो फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश मतलब सूखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फ्रेस्को की कितनी तकनीक होती है? फ्रेस्को, ठीक है, कितनी होती है? फ्रेस्को, सिस्को तथा फ्रेस्को बूनो। अब देखो फ्रेस्को मतलब क्या होता है? जो फ्रेश चित्र रहता है। तो अब देखिए फ्रेस्को सिस्को क्या होता है, फ्रेस्को बूनो क्या होता है? तो फ्रेस्को चित्रण से संबंधित फ्रेस्को बूनो से होता है, यानी कि जो फ्रेस्को चित्र होंगे वो फ्रेस्को बूनो होगा। फ्रेस्को सिस्को में कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो वैक्स वार्निश प्रयोग की जाती है। देखिए फ्रेस्को में चित्रण के लिए किस पर किया जाता है? गीली भित्ति पर। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेस्को है, ठीक है, वो किस पर किया जाता है? गीली भित्ति यानी कि गीली दीवार पर इससे चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को चित्रण पर धरातल के प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 3। मोम, ठीक, ये वाला क्वेश्चन 2018 में आई थिंक आया था कि मोम लगाकर कपड़े के रंग की तकनीक को क्या कहते हैं? वाटिक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कपड़ा जो है, कपड़े में जो हम कलर करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? जो मोम लगा करके कलर होता है उसको क्या कहते हैं? बाटिक पेंटिंग। बाटिक से क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। एक बार में एक ही रंग किस में लगाया जाता है? बाटिक में। ठीक, बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? पैराफिन। ठीक, बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बाटिक में। जावा निवासी किस में मोम लगाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, टीजाटिंग से। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? शिबोरी। क्या कहते हैं? शिबोरी। ठीक, चेरा क्यूरो का अर्थ क्या है? छाया एवं प्रकाश में संतुलित प्रयोग। इसको क्या कहा जाता है? चेरा क्यूरो। नॉर्मली क्या करते हैं क्वेश्चन में ना, सिर्फ ये एक उठा लेंगे, पूछ लेंगे कि क्या है। ठीक है, छाया प्रकाश की संतुलित प्रयोग है कि कलर का नाम है कि क्या है। अब जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये कहीं पे पढ़ा है हमने। अब कभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। बाकी बुक्स में यही चीज़ है कि कोई भी छोटी छोटी डेफिनेशन दिया नहीं है, इसमें क्या है कि पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पूरे कवर हो गए हैं उससे। ठीक है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक चित्रकार हैं, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। इन चित्रकार के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक, जॉन कॉन्स्टेबल ये भी चित्रकार हैं। ठीक है, ने रंगों को सीधे कैनवस पर लगाने के लिए किस पद्धति का विकास किया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रिसाइल पद्धति का। किसका? ग्रिसाइल पद्धति। ठीक, देखिए प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1662 में। ठीक, फेबर ने इंग्लैंड को पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? 1761 में। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो 15 डिग्री की। जो पेंसिल जैसे सपोज पेन है हमारा, ये और ये पेंसिल से अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना दिखाई देगा हमारा? सिर्फ ये जो बनेगा, जैसे ये हमारा, ये देखिए यहाँ से अगर हम ये देखेंगे, ये हमारा कितना होगा? ये हमारा 15 डिग्री रहेगा। ठीक, ठीक, तो आगे देखते हैं। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी उपयुक्त होती है? तो सितार की। ठीक, 3 पेंसिल तकनीक क्या है? एक साथ एक ही स्केच में प्रयोग। पेंसिल, ब्लैक पेंसिल, स्वेट पेंसिल या चॉक, ठीक है, तथा सैनग्यूर आदि, इन सब का प्रयोग। यानी कि 3 पेंसिल टेक्निक मतलब एक साथ कई पेंसिलों का यूज़ करना, मतलब कई कलर का यूज़ करना, साथ में एक साथ कई हम स्केच बना सकते हैं। ठीक है, अब आ गया फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? तो सैलॉन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सैनग्यूर ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई? तो 14वीं शताब्दी में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टाइल शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द स्टाइलस से। किससे बना है? स्टाइलस। जाहिर सी बात है, स्टाइल है तो स्टाइलस से ही बना होगा। अब देखिए अलसी का तेल पॉपी के तेल के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फैट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे फैट।
तारपीन के तेल या श्वेत स्प्रेड के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लीन। तो ध्यान दीजिएगा, फैट और लीन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अलसी के तेल के साथ जो होता है वो फैट होता है, और तारपीन के तेल के साथ जो स्प्रेड मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लीन कहते हैं, ठीक। HB पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? H का मतलब होता है हार्ड तथा B का मतलब होता है ब्लैकनेस, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो पेंसिल में HB यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखे रहते हैं ना HB वगैरह, तो इसका मतलब ही यही होता है, ठीक। लिथोग्राफी क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली अब देखिए मेहंदी भी देखे होंगे आप, बाहर मार्केट में जाते होंगे तो मेहंदी भी ये लोग लगाते होंगे ना, छापा करके कलर में पहले डुबो देंगे फिर इसमें छाप देंगे, ठीक है। वैसे ही है ये, ठीक। एक्शन पेंटिंग किसे की जाती है? एक्शन पेंटिंग बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। कैनवस जमीन पर, ठीक है, बिछाकर इनमेल पेंट के डिब्बे के नीचे छेद करके कैनवस के चारों ओर घुमा कर पेंटिंग की जाती है। जैसे सपोज ये आपका जो है पेंटिंग करने का, जहाँ पर पेंटिंग की जाती है, यहीं पर क्या करेंगे? एक टिन का डब्बा जो है रख देंगे, इसी में कलर डाल देंगे, ठीक है। कलर डाल देंगे, नीचे इसमें छेद कर देंगे, 2-3 छेद रहेगा, फिर इसी को घुमाएंगे तो ये छेद से जो कलर निकलेगा ना, इसी से ये पूरा का पूरा जो है ये पेंटिंग होगा। इसी को कहा जाता है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग क्यों? क्योंकि एक्शन वाले को पता ही नहीं रहता ना कि हाथ किधर जा रहा है, हमारा पैर किधर जा रहा है, तो ऐसे ही घुमा के जो पेंटिंग करते हैं, तो उसमें अब पेंटिंग है करते हैं, अब सीखना तो पड़ेगा ही हमें। समझ में आ गया एक्शन पेंटिंग किसे कहते हैं? चलिए, एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? जैक्सन पोलार्ड ने। जैक्सन क्या? आप माइकल जैक्सन याद कर लो। माइकल जैक्सन जो है वो एक्टिंग मतलब एक्शन बड़े अच्छे से रहते थे उनके, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। रंग क्या होता है? ये प्रकाश का एक गुण है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये प्रकाश का गुण है, ठीक है। रंग ह्यू किसे क्या होता है? वर्ण का एक गुण है। मोनोक्रोम क्या होता है? रंगों को गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग में विभिन्न टोन, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम, यानी कि एक ही कलर। जैसे लाल है तो लाल में भी गहरा लाल होगा, हल्का लाल होगा, मतलब लाल के भी जितने भी टोन रहेंगे, ठीक है। जैसे येलो में लेमन येलो हो गया, ठीक है, येलो हो गया, लाइट येलो हो गया, पता नहीं बहुत सारे तो येलो के कलर्स भी होते हैं, ठीक है। अब आ गया जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, ठीक है, कार्माइन तथा क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का रंग जो होता है वो वेरेडियर ग्रीन होता है। ग्रीन में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक। कौन से आकार शाश्वत प्रकट करता है? तो त्रिभुजाकार, ठीक है। कौन सा आकार अधिक कलात्मक होता है? आयताकार। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में, ठीक है, एक ही कलर ज़्यादा 1-2 शेड रहते थे। अब तो आप अगर लिपस्टिक भी खरीदने जाएंगे तो उसके इतने सारे शेड्स दिखा देंगे कि खुद ही परेशान हो जाएंगे, अरे बाप रे, रेड के भी इतने। पहले के ज़माने में तो रेड में एक ही रेड रहता था, अब तो क्या हो गया? टोमेटो रेड भी हो गया, पता नहीं कौन से रेड हो गए, मैरून वाले रेड हो गए, येलो वाले रेड हो गए, पता नहीं रेड कौन से हो गए हैं। लगाना तो एक ही है लिपस्टिक, लेकिन इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से रिलेटेड अन्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए